नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमने जो भारत के भूगोल की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। भारत के तट और तटीय मैदान, इन दोनों ही चीज़ों पर हम बात करेंगे। भारत का जो कोस्टल एरिया है, अगर आप देखें, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत या जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं, भारत का वो क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, और भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र को टच करती है या समुद्र से लगती है। अगर हम हमारे देश में टोटल तटीय सीमा देखें तो भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। भारत के पास जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। और ये प्रायद्वीपीय भारत को भी हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, दो तट में बांटते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी तट कहलाता है, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये पूर्वी तट कहलाता है। तो भारत में भी आपको दो तट देखने को मिलेंगे, एक तट पश्चिम में और दूसरा तट पूर्व में। जैसे हम पश्चिमी तट या पूर्वी तट कहते हैं। भारत को दो तटों में हमने बांट दिया, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। और अगर हम पश्चिमी तट को देखें तो पश्चिमी तट का जो विस्तार है ये आपको मिलेगा कच्छ कारण से लेकर के कन्याकुमारी तक, और जो पूर्वी तट का विस्तार है ये आपको मिलेगा गंगा के मुहाने से लेकर के, यहाँ पर गंगा का मुहाना है, गंगा के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं तटीय मैदान की, हम तट की बात नहीं कर रहे हैं, तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको तट भी बताऊंगा और मैदान भी बताऊंगा कि तट और मैदान में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी तट की। और ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का जो विस्तार है ये मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी तट ये आपको मिलेगा कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक। लेकिन अगर हम मैदान देखें तो देखो, तट क्या है कि जो आपको जो आउटर लाइन जो दिख रही है, ये मैंने आउटर लाइन बनाई हुई है, इसके अंदर एक और लाइन है, तो ये तट को दिखा रहा है। ये तट है और इसकी जो बाहर वाली लाइन है वो मैदान है। मतलब आप बोल सकते हो कि पश्चिमी तट से लेकर के अरब सागर जहाँ से प्रारंभ होता है, तो पश्चिमी तट से लेकर के अरब सागर के बीच जो मैदानी क्षेत्र है इसी को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। तो मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? पश्चिमी तट से लेकर के अरब सागर तक के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर पूर्वी मैदान की तुलना में जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है ये काफ़ी आपको सकरा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी सकरा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले ये पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र था ये समुद्र में निमज्जित हो गया, समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत लंबे चौड़े मैदान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ जितनी भी नदियाँ आती हैं, नदियाँ कहाँ से निकलेंगी? पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियाँ बहुत कम लंबाई में बहती हैं, बहुत कम दूरी में बहती हैं और सीधे समुद्र में गिर जाती हैं। मतलब ये इन मैदानों की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, किसकी तुलना में? पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में। बहुत सकरे मैदान और संकीर्ण मैदान आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पश्चिमी तट से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो डेल्टा न बना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर? जैसे आपने सुना होगा भारत की सबसे लंबी नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा है, ताप्ती है। इसके अलावा पश्चिमी तट से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली वो सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करेंगी। क्लियर? जैसे आपने सुना होगा कर्नाटक में एक नदी है जिस पर गरसोप्पा जलप्रपात है, शरावती नदी। केरल में एक नदी है अलपुझा नदी। तो ये जो सारी नदियां हैं, गोवा की मांडवी नदी, ज्वारी नदी, ये भी एस्चुरी का निर्माण करेंगी। तो ये चीज समझ में आई आपको? चलिए, तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की जो कुल लंबाई है ये लगभग 1600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? पश्चिमी तटीय मैदान की जो कुल लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये मैदान फैला हुआ है। इस पश्चिमी तटीय मैदान को हम पुनः 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं तो देख लीजिए।
गुजरात का जो तटीय मैदान है, कच्छ कारण से लेकर के खंबात की खाड़ी तक का मैदान, कच्छ कारण से लेकर के खंबात की खाड़ी तक का जो मैदान है, इस मैदान को हम बोलते हैं काठियावाड़ा तटीय मैदान या काठियावाड़ का तटीय मैदान। क्लियर? तो यहाँ पर कच्छ कारण है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खंबात की खाड़ी तक का जो तटीय मैदान है, इसको हमने बोल दिया काठियावाड़ का तटीय मैदान। तो याद रहेगा आपको, यह काठियावाड़ तटीय मैदान। इस पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे चौड़े जो तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे वो यही है, काठियावाड़ तटीय मैदान। और देखिए यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में आकर के दो बड़ी नदियां गिरती हैं और नदियों का नाम है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती की वजह से यहाँ पर इन तटीय मैदानों की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गई है। पश्चिमी तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है। तो ये याद रख लेना आप, इनकी औसत चौड़ाई कितनी है? 65 किलोमीटर। लेकिन ये सबसे ज्यादा चौड़े कहाँ देखने को मिलेंगे? जहां नर्मदा और ताप्ती नदी आकर के गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर इन तटीय मैदानों की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा भूभाग है इसका, जिसको हम कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। तो जो कोंकण तटीय मैदान है, यहाँ पर यहाँ खंबात की खाड़ी है और यहीं पर दमन द्वीप है। तो आप खंबात की खाड़ी या दमन द्वीप से लेकर के गोवा का जो तट है, गोवा तक का जो हिस्सा है, इसको हम कोंकण तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला जो तटीय क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? कोंकण तटीय मैदान कहलाएगा। और इस तट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो याद रहेगा आपको, सह्याद्री 16 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से होकर के जाती है, जो पश्चिमी तटीय मैदान को दो भागों में बांट देती है। सह्याद्री मतलब उत्तर पश्चिमी तटीय मैदान, और सह्याद्री के नीचे वाला जो क्षेत्र होगा उसमें कनारा और मालाबार तटीय मैदान होता है। ये चीज समझ में आई आपको? पश्चिमी तट में काठियावाड़ तटीय मैदान हमने देख लिया। दूसरा कोंकण तटीय मैदान। तो कोंकण तटीय मैदान कहां से कहां तक फैला है? दमन द्वीप या खंबात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें तीसरा जो भूभाग है पश्चिमी तट में, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ या कनारा तटीय मैदान। तो कन्नड़ या कनारा तटीय मैदान कहां से कहां तक फैला है? तो ये गोवा से लेकर के कर्नाटक में मंगलौर, या जिसका भी वर्तमान में नाम हो गया है मंगलुरु, तो गोवा से लेकर के मंगलुरु या मंगलौर तक इस मैदान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी तट में सबसे सकरा कोई मैदान है तो वो यही मैदान है। कौन सा? कन्नड़ या कनारा तटीय मैदान। इसको आप याद रखिएगा, ये सबसे सकरा मैदान है। चौथा जो भूभाग है पश्चिमी तट में, इसको हम मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो मालाबार तट है ये मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तट को हम मालाबार तट कहते हैं। लेकिन इस मालाबार तट से लेकर के अरब सागर के बीच में जो तटीय मैदान होंगे उसको हमने क्या बोल दिया? मालाबार तटीय मैदान हमने कह दिया। और ये जो मालाबार तटीय मैदान है ये मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मतलब केरल का, यहाँ पर कौन सा स्टेट है भारत का? केरल है। केरल का जो पूरा का पूरा तटीय मैदान है इसको हम क्या बोलेंगे? मालाबार तटीय मैदान के नाम से हम जानेंगे। अब ये जो मालाबार तटीय मैदान है ये दो तीन चीजों के लिए फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। इस मालाबारी तटीय मैदान में आपको बहुत सारी लैगून झीलें देखने को मिलेगी। ये जो लैगून झीलें होती हैं, लैगून झीलें क्या होती हैं? लैगून झील ऐसी झीलें होती हैं जो कहीं ना कहीं महासागर से एक पतली सीमा के द्वारा, एक पतले अवसादों के द्वारा समुद्र से अलग हो जाती हैं। या आप बोल सकते हो समुद्र से तीन ओर से घिरा हुआ, ये महाद्वीपों से तीन ओर से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अस्थायी रूप से जल जमा हो जाता है, उसी को हम लैगून झीलें कहते हैं। तो ये जो लैगून झीलें हैं, इन लैगून झीलों को मालाबार तट में या केरल का जो तट है यहाँ पर कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल, जिसको इंग्लिश में हम बैक वाटर या इसे पश्च जल भी कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, मालाबार तट में लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। इसे पश्च जल भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में बैक वाटर भी कहा जाता है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं, जैसे आपने सुना होगा जो कोच्चि जो शहर है, कोच्चि केरल का एक बहुत बड़ा शहर है। ये भी एक द्वीप पर बसा हुआ है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इसी के पास एक झील भी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है वेबनाड झील। कौन सी झील? वेबनाड। तो ये जो वेबनाड झील है ये किस पर बसी हुई है? ये कैसी झील है? ये वेबनाड झील ये एक लैगून झील है ना। इसके अलावा एक और झील है यहाँ पर जिसका नाम है अष्टमुडी झील।
अष्टमुडी, तो ये अष्टमुडी भी कैसी झील है, ये भी लैगून झील है। तो ये लैगून झील है। केरल में लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है या केरल में कयाल कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, आपसे पूछ लिया कयाल नामक स्थलाकृति का निर्माण किस तट पर होता है, ऑप्शन दे देगा कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, तो क्या लगाएंगे आप, मालाबार तट में होता है। तो क्लियर हुआ। तो पश्चिमी तटीय मैदान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। गुजरात का जो तटीय मैदान है उसको बोल दिया हमने काठियावाड़ तटीय मैदान। इसके अलावा दमन द्वीप या खंबात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसको बोल दिया हमने कोंकण तटीय मैदान। गोवा से लेकर के मंगलौर तक पूरा का पूरा कर्नाटक का जो तटीय मैदान है उसको हमने बोल दिया कन्नड़ या कनारा तटीय मैदान। और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी मतलब पूरा का पूरा केरल का जो तटीय मैदान है उसको हमने बोल दिया मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान के बारे में आप याद रखें, जो मालाबार तट है यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आती हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से इस तट पर काफ़ी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा ये क्षेत्र प्राप्त करता है। इसलिए ये यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैव विविधता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए भारत के इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट में भी शामिल किया गया है। क्लियर है। यहाँ पर आपने एक घाटी का नाम सुना होगा जिसका नाम है साइलेंट वैली, शांत घाटी। तो जो साइलेंट वैली है ये भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, भारत में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। तो आप देखेंगे जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको इसी मालाबार तट या केरल राज्य में देखने को मिलेगा। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको। चलिए, अगर हम ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी 1600 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई बता दी मैंने कितनी है, 65 किलोमीटर है। लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ा कहां पर है, तो याद रखना नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। सबसे सकरा कहां पर है, तो याद रखें कन्नड़ तट या कनारा तट जो है वो सबसे सकरा है। और इस पश्चिमी तट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसूबाई। क्या नाम है, कालसूबाई। तो याद रखना पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। चलिए, तो ये देख लिया हमने पश्चिमी तट। इसके बाद हम आते हैं पूर्वी तट पर। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, लगभग ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, इसको आप याद रखें। और ये जो पूर्वी तट है तो गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इसको हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं। और इसको 3 भागों में जो विभाजित करते हैं, इसका जो एक तट है उसे हम कहते हैं उत्कल तट, दूसरे को हम बोलते हैं हम रॉयल सीमा तट, या इस मैदान को हम आंध्र तटीय मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा इसका जो तीसरा भूभाग है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, या इसी मैदान को हम क्या कह देते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान कह देते हैं। तो आपको तट और मैदान दोनों में फर्क समझ में आ गया? अरे आया या नहीं आया? तट जो होंगे वो किधर होंगे, अंदर होंगे, और जो मैदान होंगे वो तट से महासागर तक होंगे। जहां से महाद्वीपीय मग्न तट स्टार्ट होता है वहां तक क्या होंगे, मैदानों का निर्माण होगा। तो तट और महाद्वीपीय मग्न तट मतलब समुद्र मतलब बंगाल की खाड़ी के बीच का जो तटीय मैदान होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? अब अगर हम देखें भारत का जो ढाल है वो किस तरफ है, पूर्व की ओर है। इसलिए भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो किधर जाती हैं, पूर्व की ओर, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। आप देख लीजिए गंगा नदी, आप देख लीजिए स्वर्णरेखा नदी, आप देख लीजिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी बड़ी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। एक तो ये बड़ी नदियां हैं, बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही हैं, जिसकी वजह से अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में औषाध लेकर के आती हैं, सेडिमेंट लेकर के आती हैं, और ये बड़ी मात्रा में औषाध और सेडिमेंट को अपने मुहानों पर बिछा देती हैं, जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से पूर्वी तटीय मैदान आपको बहुत ज़्यादा चौड़े देखने को मिलेंगे। हमने देखा था पश्चिमी तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर तक है। कितनी है, 120 किलोमीटर। मतलब पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज़्यादा आपको चौड़े देखने को मिलेंगे। तो चौड़े क्यों है समझ में आ गया आपको? क्योंकि यहाँ नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में औषाध लेकर के आ रही हैं, जिसकी वजह से एक टोपोग्राफी बनती है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो हमने देखा था पश्चिमी तट से निकलकर
अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, ज्वार नद मुख का निर्माण कर रही थी, जबकि पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर आपको विशालकाय डेल्टा देखने को मिलेंगे, जैसे गंगा के मुहाने पर यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए अब एक चीज देखें, यहां पर क्या होगा, नदियों ने यहां पर बड़े विशाल डेल्टा का निर्माण किया, अवसाद आपको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आप जैसे जैसे तट से समुद्र की ओर जाएंगे, मैदानों से समुद्र की ओर जाएंगे, तो ये आपको गहराई बहुत दूर में जाकर के आपको गहराई मिलेगी। लेकिन पश्चिमी तट में ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या नुकसान और क्या फायदा, तो इससे जो बंदरगाह जो बनते हैं, पोर्ट जो बनते हैं, उनके लिए प्राकृतिक रूप से अच्छे बंदरगाहों का निर्माण पूर्वी तट पर नहीं हो सकता। ज्यादा गहरे बंदरगाहों का निर्माण पूर्वी तट पर नहीं हो सकता। लेकिन पश्चिमी तट की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, बहुत चौड़े यहाँ पर बहुत चौड़े मैदान यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भूभाग जो था वो पहले निमज्जित हो गया था। इस वजह से यहाँ पर आपको गहराई ज्यादा देखने को मिलती है अरब सागर में। इसलिए अरब सागर में गहरे और प्राकृतिक रूप से उत्तम बंदरगाहों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। जैसे मुंबई बंदरगाह देख लीजिए, कोच्चि बंदरगाह आप देख लीजिए, है ना, और भी मंगलौर बंदरगाह आप देख लीजिए, ये काफी गहरे बंदरगाह हैं और प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो हम बात कर रहे थे पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये जो पूर्वी तटीय मैदान का जो पहला भूभाग है, ये गंगा के मुहाने से लेकर के स्वर्णरेखा नदी के मुहाने तक है, जहां पर स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा में आकर के गिरती है। इस तटीय मैदान को हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। मतलब उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उत्कल तट, तो ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र उत्कल तट कहलाएगा। और बंगाल की खाड़ी तक, मतलब महासागर जहां से स्टार्ट होता है वहां तक के मैदानी क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया, उत्कल तटीय मैदान कह दिया। अब ये जो उत्कल तटीय मैदान है, इसकी विशेषता है कि यहाँ पर भी लैगून झीलें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक विशालकाय लैगून झील मिलती है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो याद रहेगा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील आपको कहाँ पर मिलेगी? उत्कल तटीय मैदान में ही आप यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये खासकर जो झील है भारत में डॉल्फिन के लिए भी फेमस है, डॉल्फिन भी आपको काफी मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो भूभाग है उसको हम बोलते हैं आंध्र तटीय मैदान। आंध्र तटीय मैदान, और इस तट को हम बोलते हैं रॉयल सीमा तट। क्या कहते हैं? रॉयल सीमा। आपने पढ़ा होगा रॉयल सीमा का जो पठार है वो आंध्र प्रदेश में है, तो उसी के नाम पर इसको रॉयल सीमा तट कह दिया जाता है। और इस मैदान को आंध्र तटीय मैदान कह देते हैं। तो रॉयल सीमा तट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जो मैदान है उसको हमने आंध्र तटीय मैदान कह दिया। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? जो स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेकर के जहां कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां तक का ये पूरा का पूरा जो तटीय मैदान है इसको हम आंध्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो आंध्र तटीय मैदान है ये भारत का बहुत ही उपजाऊ तटीय मैदान है, ये बहुत ही फर्टाइल तटीय मैदान है। इसलिए इसे भारत का दक्षिण भारत में अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहेगा आपको, दक्षिण भारत में अन्न का कटोरा किस तटीय मैदान को कहते हैं? तो आंध्र तटीय मैदान को, जो रॉयल सीमा के तट से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर भी आपको एक लैगून झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील यहाँ पर पाई जाती है, ये भी एक लैगून झील होती है। इसके अलावा इस तट की एक विशेषता है कि यहाँ पर स्थानांतरित बालू का स्तूप भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर स्थानांतरित बालू का स्तूप, मतलब बालू जो है वो बालू धीरे धीरे स्थानांतरित होते रहते हैं, तो ये बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बालू का स्तूप का निर्माण हमारे यहाँ जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां भी उनका निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। चलिए, तो पूर्वी तटीय मैदान का जो तीसरा भूभाग है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। अब ये जो कोरोमंडल तटीय मैदान है कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्लियर? कृष्णा नदी से लेकर के कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो कृष्णा नदी जहाँ गिरती है वहां से लेकर के पूरा का पूरा तमिलनाडु का जो तट है इसको हम क्या बोलते हैं? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। और इस कोरोमंडल तट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक
जो मैदानी भूभाग है उसको हमने बोल दिया कोरोमंडल तटीय मैदान। क्लियर हुई ये चीज आपको? और ये जो कोरोमंडल तटीय मैदान है यहीं आकर के कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी का मुहाना जो है वो यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ झील देखने को मिलेगी। सॉरी, मैंने आपको आंध्र तटीय मैदान, यहाँ पर कोल्लेरू झील आपको अंदर मिलेगी, लेकिन जो पुलिकट झील है वो आपको कोरोमंडल तटीय मैदान में देखने को मिलेगी, जो कैसी झील है? एक लेगून झील है ना। चेन्नई का फेमस एक मैरीना बीच का नाम आपने सुना होगा। जो मैरीना बीच है वो भी कहाँ पर है? कोरोमंडल तटीय मैदान, मतलब यहीं पर, ये तट से जहाँ समुद्र स्टार्ट होता है वहीं पर इस बीच का भी निर्माण हुआ है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये देख लिया हमने पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान को हमने 3 भागों में बांटा, उत्कल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान जो रॉयल सीमा तट से स्टार्ट होता है, और तीसरा कोरोमंडल तटीय मैदान। अच्छा, ये जो कोरोमंडल तटीय मैदान है इसके बारे में एक चीज आप याद रखिएगा, वो ये कि जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। लौटता हुआ मानसून कब आता है? अक्टूबर नवंबर में, जब हमारे यहाँ पौने पलट चुकी होती हैं। उत्तर भारत में हाई प्रेशर का निर्माण हो चुका होता है और दक्षिण भारत में लो प्रेशर का, जिसकी वजह से पौने कैसी चलने लगती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। तो जब पौने उत्तर पूर्व से चलती हैं, या इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, या मानसून जब पलट जाता है तो उत्तर पूर्वी पौने जब लौटती हैं तो लौटने के कारण क्या करती हैं? वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, और ये जो कोरोमंडल तट है वो उन उत्तर पूर्वी मानसूनी पौनों के परपेंडिकुलर हो जाता है, उनके लिए एक अवरोध पैदा करता है, जिससे इस कोरोमंडल तट से टकराकर यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। तो यहाँ पर अक्टूबर लास्ट नवंबर में काफ़ी ज़्यादा वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है कि लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। क्लियर हुई चीज़ें आपको? तो आपको भारत के तट भी समझ में आ गए और तटीय मैदान भी समझ में आ गया। तो आपको देखना है पूछ क्या रहा है, उस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना होगा। क्लियर हुई चीज़ें? तो यहाँ पर बस इसको समझ लीजिए, जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, दोनों का जो आपस में मिलन है तट का, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट का आपस में मिलन कहाँ होता है? तो दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, जिसकी हमने ऊंची चोटी देखी थी दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो इसी नीलगिरी पर्वत पर आकर के पश्चिमी तट और पूर्वी तट आपस में मिल जाते हैं। लेकिन जो तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान पूरे के पूरे आपको कहाँ तक मिलेंगे? कन्याकुमारी तक देखने को मिलेंगे। तो तटीय मैदान दोनों, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का मिलन कहाँ पर होता है? तो मैदानों का मिलन कन्याकुमारी में होता है, और तट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी पर्वत पर होता है। क्लियर हो गई चीजें आपको? चलिए, तो ये देख लिया हमने भारत के तटीय मैदान। फिर इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे भारत के द्वीप समूह, जिसमें हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।